फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आभा जैन, डायरेक्टर लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर भोपाल। इस वीडियो में अब मैं आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने पिछले एक वीडियो में फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताया है। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से और ख़त्म होता है 27 हफ्ते के आसपास। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का सबसे अच्छा पीरियड होता है, क्योंकि इस पीरियड में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे कि नौशिया, वॉमिटिंग्स, अच्छा नहीं लगना, भूख नहीं लगना, ये सब ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे करके। और इस पीरियड में आपको भूख बहुत अच्छी लगती है, वॉमिटिंग के सेंसेशन आपके धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं, आपको हर चीज़ में टेस्ट आता है, क्रेविंग्स भी बहुत होती हैं। एक्स एंड पेन्स जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत होते हैं, वो इस ट्राइमेस्टर में नहीं होता है। तो ये ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी आप सबसे ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या बॉडी चेंजेस होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हेड टू टो मैं आपको बताती हूँ। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और थोड़ा सा टेंशन ज़रूर रहता है, ये सब हार्मोन्स के कारण। और फेस पे ग्लो आ जाता है। इस पीरियड में बोलते हैं कि प्रेगनेंसी ग्लो होता है। ये इसीलिए कि ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है, पर किसी किसी को क्लोएज्मा हो जाता है, यानी डार्क पिगमेंटेड स्पॉट्स हो जाते हैं फेस पे, जो कि डिलीवरी के बाद कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस रहती है, ब्रेस्ट में थोड़ा सा पेन होता है, पेट फूला लगता है, जितनी यूट्रस की साइज़ होती है उससे भी ज़्यादा फूला लगता है, वो कि थोड़े गैसेस पेंट अप होते हैं, थोड़ा एसिडिटी और रिगर्जिटेशन होता है। रिगर्जिटेशन मतलब खाना ऐसा लगता है ऊपर आ रहा है, तो उससे बचने के लिए आपको छोटे छोटे मील्स लेना है, स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है, देर रात को खाना नहीं खाइए, 8 बजे तक खा के थोड़ा सा वॉक करके सोइए। फिर आपके हाथों में थोड़ा सा नमनेस होने लगती है, आपके हैंड्स जो हैं वो थोड़े नम होने लगते हैं। ये इसीलिए होता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, आपके रिस्ट के वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बनता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स होते हैं। आपकी थोड़ी सी गेट अलग हो जाती है, उसको वेडलिंग गेट बोलते हैं, क्योंकि आपके जो पेल्विक गर्डल के लिगामेंट्स हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं, तो उसके कारण गेट चेंज हो जाती है और थोड़ा लोअर बैक में पेन रहता है। यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होने के कारण, स्ट्रेचिंग के कारण थोड़ा सा पेन, आपको कांस्टेंट पेन लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन में बना रहता है। आपके लेग्स में थोड़े क्रैम्स होते हैं, ये भी थोड़ा प्रेशर के कारण होते हैं। वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, किसी किसी के पूरे पाँव में नीली नीली धमनियाँ बन जाती हैं, जिसके कारण उनको रात तक आते आते थोड़ा पेन होने लगता है, और जिसको ऑलरेडी पहले से वेरिकोज वेन्स होती हैं वो थोड़ा सा बढ़ जाती हैं। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो कि बच्चेदानी के आगे ही रहता है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर के कारण यूरिन बार बार जाने की इच्छा होती है। रात को भी हो सकता है 1-2 बार उठना पड़े आपको यूरिन जाने के लिए, और ये उठना यानी लेटे लेटे से पोजीशन चेंज करना, ये भी आपके लिए थोड़ा ट्रबलसम होगा। आपको हो सकता है किसी की हेल्प लगे, क्योंकि एक लंबर लॉर्डोसिस हो जाता है, स्पाइन का कर्वेचर चेंज हो जाता है। जब आप लेटते हैं तो वो फ्लैटेंड हो जाता है, तो उसको वापस कर्वेचर में आने के लिए टाइम लगता है, इसीलिए पेन होता है। लेग में थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है, ये स्वेलिंग लंबे समय खड़े रहने के कारण बढ़ जाती है, और अगर आप रेस्ट करते हैं तो ये कम हो जाती है। इसी तरह जो ऑफिस जाते हैं उनको ये लेग स्वेलिंग ज़्यादा होती है, तो उनके लिए एडवाइजेबल रहता है कि जहाँ बैठते हैं तो एक स्टूल टेबल के नीचे रखिए, ताकि आपके पाँव उस पर रेस्ट करिए। और बैक पेन से बचने के लिए बैक में चेयर के पीछे एक कुशन रखिए, और हर थोड़ी देर में थोड़ा सा उठिए अपने टेबल से और आप वॉक करिए। साथ में बैठे बैठे शोल्डर की एक्सरसाइजेस, लिम्ब मूवमेंट्स, ये सब आप कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आपको कम लगेगी। इस समय थकान बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और भी ब्लड में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण आपको थोड़ा सा थकान, जैसे नॉर्मल उसमें थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़ जाएंगे तो आप थक जाएंगे, ये चीज़ सब नॉर्मल है। अगर आपको यूरिन बार बार आ रही है पर साथ में बर्निंग हो रही है, या ईचिंग, या कोई वाइट डिस्चार्जेस एक्सेसिव हो रहे हैं, तो उस समय आपको डॉक्टर से मिलना है। इसको आप नॉर्मल मत समझिए, वो आपका यूरिन एग्जामिनेशन कराएगा और ये पता लगेगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, और वो आपको ट्रीटमेंट देंगे।
इस पीरियड में जो वेट गेन है अराउंड 1 पाउंड पर वीक के हिसाब से होता है, पर अगर स्वेलिंग बहुत होती है तब ये वेट गेन थोड़ा ज़्यादा होता है। अब डाइट, सब बोलते हैं कि अरे तुमको बहुत खाना चाहिए, बच्चे के लिए भी खाना है, खुद के लिए भी खाना है। ये गलत है। आपको केवल 300 कैलोरीज ज़्यादा चाहिए जो कि आप नॉर्मली ले रहे थे। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे और बहुत फैट्स लेंगे, ऑयल लेंगे, तो उससे आपका खुद का वेट बढ़ेगा। और वेट बढ़ने के साथ में अगर आप पोटेंशियली डायबिटिक हैं, मतलब आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट गड़बड़ है, तो ये आपको शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है और जितनी आपकी भूख है उससे ज़्यादा आप नहीं लीजिए। अब डाइट में आपको क्या क्या लेना है? देखिए, डाइट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस पीरियड में कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए बहुत सारा फ्लूइड आपको लेना है। फ्लूइड यानी पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे उतने आपके लेग क्रैम्प्स भी कम होंगे, आपको ब्लैडर सिम्टम्स भी कम होंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कम होगा और कॉन्स्टिपेशन भी कम होगा। तो आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखिए। सादा पानी पीते नहीं बनता है तो थोड़ा नींबू का पानी ले लिया, जीरे का पानी ले लिया, जिस तरीके से लेते बनते, पर कोई भी शुगरी और एरिएटेड ड्रिंक्स का यूज़ मत करिए, ये हार्मफुल होते हैं। हाइड्रेशन के साथ में आपको एटलीस्ट ½ kg वेजिटेबल्स यूज़ करना है, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करना है। और आपको प्रोटीन्स ज़्यादा लेना है। तो जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए प्रोटीन्स उनको दालों में, जैसे राजमा, छोला, बाकी दालें, चने, मूंगफली, मटर, ये सब चीज़ों में, दूध से बनी चीज़ें, इन और नट्स, इन सब चीज़ों में मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा लीजिए। एक आम क्वेश्चन होता है कि क्या हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, पर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए चना और मूंगफली ये बहुत सस्ता ड्राई फ्रूट है। इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कच्चा नहीं खाते बनता है या फूटा नहीं खाते बनता है, उससे गैसेस बनती है, प्रॉब्लम होते हैं, तो बॉईल करिए और नमक और उसमें टमाटर और प्याज डाल के खाइए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बढ़ा दीजिए। मिल्क अच्छा नहीं लगता है तो दही लीजिए, पनीर लीजिए। तो प्रोटीन्स, क्योंकि आपकी बॉडी बच्चे को सप्लाई दे रही है, उसको खून जा रहा है, उसको प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब आपकी बॉडी से मिल रहे हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसीलिए आपका डॉक्टर आपको सप्लीमेंट देता है, कैल्शियम, आयरन और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट, जिसको आपको रेगुलरली लेना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है तो आप आयरन सप्लीमेंट्स ऑल्टरनेट डे या वीक में 2 बार ले सकते हैं। अब इस प्रेगनेंसी में कौन से डिजीज़ेस सरफेस कर सकते हैं? जैसे कि अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं या आप पोटेंशियली डायबिटिक हैं, तो इस पीरियड में आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी में होगी और डिलीवरी के बाद वो ठीक हो जाएगी। पर अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है तो आप समझ लीजिए कुछ सालों के बाद में आपको डायबिटीज़ होना ही है। तो डिलीवरी के बाद भी आप थोड़ा सा अपना डाइट कंट्रोल करके चलिए। दूसरा है थायराइड के लेवल्स भी कम होंगे, आपको हो सकता है थायराइड की मेडिसिन का डोजेज बढ़ाने पड़े। अगर आपको स्वेलिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, तो आप ब्लड प्रेशर चेक कराइए। कभी कभी प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया बोलते हैं जिसको, कि ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, तो ये अगर अर्ली प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया है तो वो इस पीरियड में आ सकता है। इसीलिए आप अपने डॉक्टर को विजिट करके आपके रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराइए। अब आपको डॉक्टर को कब विज़िट करना है? इस पीरियड में अगर आपको, ये पीरियड थोड़ा सेफ पीरियड है। फर्स्ट 3 मंथ्स में एबॉर्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, इस पीरियड में एबॉर्शन के चांसेस कम होते हैं। पर अगर आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, किसी तरह के एब्डोमिनल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि हो सकता है ये एबॉर्शन के सिम्टम्स हो। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन अधिकतर तब होता है या तो बच्चेदानी का मुंह ढीला है या कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है कि उसकी कैपेसिटी कम है। अगर यूट्रस का मुंह ढीला है तो अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि आप बच्चेदानी के मुंह पे एक स्टिच लगवा लीजिए, जिसको मैकडोनाल्ड स्टिच बोलते हैं, तो उससे आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है और आपका प्रेगनेंसी पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाता है। अगर इस पीरियड में आपको सीवियर हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, फीवर हो रहा है,
आपको यूरिनरी बर्निंग हो रही है यूरिनेशन में और थ्रोट में, या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। ऐसा नहीं है कि आप जाके मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन लेके खा लें, क्योंकि हो सकता है ये मेडिसिन आपके लिए हार्मफुल हो, और हो सकता है आपका फीवर कंट्रोल नहीं हो तो ये फीवर आपके अबॉर्शन का कारण बने या बच्चे में प्रॉब्लम्स का कारण बने। ये पीरियड वह पीरियड है जब आप के लिए ट्रैवलिंग थोड़ा सेफ़र हो जाती है रादर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ने फर्स्ट 3 मंथ्स में तो ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो इस पीरियड में आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये पीरियड जो है, इस पीरियड में कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, जैसे कि बच्चे के मूवमेंट स्टार्ट होना। आपका 19 वीक्स के अराउंड बच्चे के मूवमेंट्स आप फील कर सकेंगे। मूवमेंट ऐसा नहीं है कि बच्चा गुलाटी ले रहा है, मूवमेंट ऐसा होगा कि कभी कहीं फ्लिकरिंग कुछ लगेगा, कभी ऐसा लगेगा कुछ रोटेट हो गया है, कुछ तैर गया है, और ये तभी लगेगा जब आप रेस्ट कर रहे हैं। तो ये बच्चे के मूवमेंट्स आप फील करके आपको बहुत ही खुशी होगी कि हाँ, मेरा बच्चा अंदर मूव कर रहा है और बच्चा ठीक है, ये मुझको पता लग रहा है। और इस पीरियड में बच्चे की हियरिंग चालू हो जाती है। अराउंड 19 वीक्स बच्चा सुन सकता है, बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। तो इस पीरियड में घर का माहौल अच्छा रखिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, तो म्यूज़िक से भी बच्चा खुश होता है। तीसरा, बच्चे के टेस्ट बड डेवलप होने लगते हैं। आप जो खाते हैं, अगर आप वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं तो वो बच्चा वैरायटी ऑफ फूड का जो टेस्ट होता है उसके लाइकर में, यानी उसके पास जो पानी रहता है उसमें भी रहता है, तो वो भी इंजॉय करता है। और जब वो पैदा होगा तो उसको आपको खिलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सब तरह के वैरायटी ऑफ फूड्स टेस्ट कर चुका है। पर आप बड़े फंसी रहेंगे तो आपका बच्चा भी फंसी रह सकता है। अब इस पीरियड में आपको अवॉइड क्या करना है? इस पीरियड में आपको अवॉइड करना है एक्सपोजर टू इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। अगर स्मोक करते हैं तो आपको बंद कर लेना चाहिए, अल्कोहल लेते हैं तो उसको लिमिट कर देना चाहिए, अगर कोई रिक्रिएशनल ड्रग लेते हैं उसको भी अवॉइड करना चाहिए। घर में इस पीरियड में पेंटिंग, पॉलिशिंग ये सब नहीं कराएं, क्योंकि इसमें भी जो VOCs रहते हैं वो बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, और कुछ इन्फेक्शंस, फीवर वगैरह ये भी बच्चे के लिए परेशानी लेके आ सकते हैं, जैसे कि रुबेला यानी छोटी माता। अगर आपके पास रुबेला एंटीबॉडीज़ नहीं हैं और वैक्सीनेशन आपका नहीं हुआ है तो ये बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज़ ला सकता है। अब नेक्स्ट अपन जाते हैं कि अब इस पीरियड में डॉक्टर को क्या, आपको कब विज़िट करना है और डॉक्टर आपके क्या क्या टेस्ट कराएंगे। सबसे पहले तो 13 वीक्स पे एक anti-NB सोनोग्राफी होगी, उसके साथ में एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि डबल मार्कर टेस्ट कहलाता है। ये एक्सक्लूड करने के लिए होता है कि बच्चे में कोई मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है और कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस तो नहीं है। और ये विंडो बड़ा छोटा रहता है, 11.6 to 13.6 के बीच में ही ये टेस्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है, आपके डॉक्टर आपको रेगुलर 1 मंथ इंटरवल पे कॉल करेंगे। नेक्स्ट आपका जो सोनोग्राफी होगा वो एक्सक्लूड करने के लिए होगा कहीं स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, वो कहलाता है एनामली स्कैन। वो होता है आपका 19-20 वीक्स के आसपास। अगर आपका डबल मार्कर का टेस्ट मिस हो गया है तो इस पीरियड में आप क्वाड्रुपल मार्कर का टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपका डबल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट एबनॉर्मल है, या फिर आपके फैमिली में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का कुछ हिस्ट्री है, या आपका पिछला बच्चा किसी जेनेटिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है कि आप या तो ब्लड टेस्ट करा लीजिए, NIPT कहलाता है। उसमें जो बच्चे के सेल्स मदर में आ जाते हैं उसको टेस्ट करके पता करते हैं कि 4 मेजर एबनॉर्मेलिटीज़ की टेस्टिंग होती है, जो कि सबसे कॉमन एबनॉर्मेलिटीज़ है। पर इनसे वो टेस्टिंग नहीं हो पाएगी कि जो फैमिली में और कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो कि वंशानुगत चले आ रहे हैं, तो उसके लिए एमनियोसेंटेसिस कराना पड़ेगा। एमनियोसेंटेसिस यानी बच्चे के चारों तरफ का जो पानी होता है उसमें से थोड़ा सा लेके उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, तो उसमें पूरी जेनेटिक टेस्टिंग हो सकती है। इसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, और इससे डरना नहीं चाहिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो इसमें 2% चांसेस एबॉर्शन के होते हैं। अब आपका डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट के लिए भी बोलेगा कि हीमोग्लोबिन एक बार चेक करा लें, एक बार GTT करा लीजिए, जो कि 6 मंथ्स के आसपास कराना पड़ता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज लेके उसके 1 घंटे और 2 घंटे के बाद में ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे पता लग जाता है कि आप पोटेंशियली डायबिटिक तो नहीं हैं। अगर पोटेंशियली डायबिटिक हैं
तो फिर आपको डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर आपका शुगर बढ़ रहा है तो आपको टैबलेट्स पे जाना पड़ सकता है, और अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इंसुलिन भी स्टार्ट करना पड़ सकता है। इंसुलिन स्टार्ट करने में डरिए मत, क्योंकि अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और आपके लिए भी इन्फेक्शन के कॉजेज हो सकता है। इसलिए अगर वो इंसुलिन एडवाइस करें तो यूज़ करिए, क्योंकि ये जब आप डिलीवर हो जाएंगे तो इंसुलिन आपका बंद हो जाएगा। तो ये डरने की बात नहीं कि मुझको आदत ना हो जाए इस चीज़ की। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जब ख़त्म होने लगता है तो उस समय थोड़ा सा बम्प आ जाता है, बेबी बम्प आ जाता है। तो प्रेगनेंसी शूट के लिए ये बेस्ट टाइम है। क्या आपकी मोबिलिटी भी अच्छी रहती है, चेहरे पे भी अच्छा ग्लो है, आपके चेहरे पे स्माइल बनी रहेगी, तो बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स आते हैं। तो ये बेस्ट पीरियड है आपके लिए मैटरनिटी फ़ोटोशूट के लिए। देखिए, इस टाइम को बहुत इन्जॉय करिए। आपको जो क्रेविंग्स हो रही है आप अपने घर वालों को बोलिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। वो तरह तरह की चीज़ें खुद बनाकर भी खाइए, पर सेफ़ रहिए। बाहर की चीज़ें कम से कम खाइए, बाहर की कच्ची चीज़ों को तो बिल्कुल नहीं खाइए। अगर आप स्प्राउट्स का भी यूज़ करते हैं तो उनको भी बॉईल करके यूज़ करिए। खूब सारे डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, पर बाहर का दही, बाहर का मठा, ये सब चीज़ें नहीं लीजिए, क्योंकि इनसे इन्फेक्शन हो सकता है। और प्रेगनेंसी में किसी भी तरह के एंटीबायोटिक या मेडिसिन लेना अच्छा नहीं होता है। तो जितना आप अवॉइड कर सकें, जितना आप सेफ़ रह सकें, वो बेस्ट है। सेक्स इसमें अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, पर फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए। और अगर आपको ड्राइनेस लग रही है तो कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है या पेन है तो उस समय आप अवॉइड करिए। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऐसा पीरियड है जिसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो इस पीरियड को आप एंजॉय करिए, अपना ध्यान रखिए। और थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए आप अपनी बॉडी को ऐसे तैयार करिए कि आपका हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहे, अगर आपका शुगर की कोई प्रॉब्लम है वो भी अच्छा रहे, बीपी भी कंट्रोल रहे। बेस्ट ऑफ लक।